सारे मीठ मीठ गप गप पूरे काम राजेंद्र शुक्ला जी से लेते हैं, तो फिर कोरेक्स का श्रेय कौन लेगा? कोरेक्स का श्रेय रीवा का कि कोरेक्स की राजधानी बन गया। रीवा में भारत की सबसे ज्यादा कोरेक्स कहाँ बेची जाती है? यदि कोरेक्स इतनी ज्यादा बिक रही है तो राजेंद्र शुक्ला जी उसके 100% संरक्षण में बिक रही है। नहीं, उनका एक शब्द था कि पैसा होता तो गरीबी रेखा का कार्ड जरूर बनवा लेता। यही वो शब्द है जो मुझे राजनीति से राहुल जी से इसलिए मिला कि राजीव जी को दिल की गहराइयों से, लोकतांत्रिक देश में अयोग्य लोग योग्य पे हावी हो कि असफलता यह जाहिर करती है कि सफलता के लिए किया गया प्रयास ठीक ढंग से 127 लोगों के नाम तब के पार्षद रमाशंकर गुप्ता ने आपने देखा कि उसका भी परिणाम था। मेरा पहले दिन से वो था कि रीवा में अगला महापौर कांग्रेस का होगा और कांग्रेस का महापौर होती है। लेखा समिति का चुनाव नहीं हो रहा था, 2 पंचवर्षीय चुनाव नहीं हुआ, और यही जो रीवा के ढिढोरा विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला बनते उन्होंने नहीं करने दिया। हमने अंतिम दम तक लड़ाई लड़के उस पंचवर्षीय में लेखा समिति नशा नाश करता, सपने नहीं देखने देता। मैं किसी से बेची जाती है, हम तो विपक्ष में हैं, यदि हमारे सह से बेची जाती हो। विनोद शर्मा, भाजपा के लोग बताते हैं कि एक विधायक को 50-50 करोड़ मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशान मिश्रा और आप देख रहे हैं रीवा स्टोरी मीडिया। दोस्तों, हमारे साथ युवाओं के चहेते कहे जाने वाले खास बातचीत के लिए रीवा के पार्षद जी जुड़े हैं। आइए इनसे बातचीत करके जानते हैं कि इनकी लाइफ के बारे में, इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किया है, अपने वार्ड में क्या क्या ऐसा काम किया है जिससे ये लगातार 2 बार पार्षद चुने जा चुके हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है भैया। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा, कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, कहाँ से आपने पढ़ाई किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा जन्म यहीं रीवा में ही, पुरैना एक गांव है रीवा से 5-6 किलोमीटर दूर, इसी रीवा विधानसभा में, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तो बाहर हुई। मेरे चाचा जी अंबिकापुर में शिक्षक थे तो वहाँ चला गया। बाद में मैं गांव से पढ़ा। रीवा में हमने एक्सीलेंस स्कूल से पढ़ाई की। फिर बाद में यूनिवर्सिटी से हमने MSc IT किया। कंप्यूटर साइंस से मेरी PhD है, LLB भी है। तो काफ़ी पढ़े नेता हैं आप। अब ऐसा है कि पढ़ाई ही एक उद्देश्य था। पहले राजनीति में तो आना नहीं था। पहले माता पिता चाहते थे पढ़ लिख के बेटा अच्छा खासा इंजीनियर बन जाए, कोई अच्छी नौकरी करे, है। उस फील्ड में था। पिताजी सरकारी सेवक थे, गवर्नमेंट ऑफिसर। तो हर बाप का एक सपना होता है कि जिस प्रकार से मैं पढ़ा लिखा और नौकरी किया, तो राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दूर दूर तक घर से या कोई हमारे नात रिश्तेदार में भी कहीं कोई राजनीति में था भी नहीं। तो राजनीति कोई ऐसा वो नहीं था कि राजनीति में मुझे आना है। बहुत ज़्यादा अपना काम और आगे का कैसे करना है, समाज सेवा का भाव जरूर मन में था, पर राजनीति में ही आकर के कुछ करना ऐसा मेरे उसमें नहीं था। तो राजनीति में आप कैसे इंटर किए, क्या वो घटना हुई, परिस्थिति हुई और कब एंट्री आपने लिया? देखिए, इसकी एक बहुत वैसी कहानी है। मैं तो बाहर चला गया था, सिकंदराबाद में मैं वहाँ इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसके बाद मैं आया और एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी रीवा में डाला। उस समय बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, शिल्पी प्लाजा में ऑफिस हुआ करती थी, और इस क्षेत्र के, इस जोन की लगभग वेबसाइट और सॉफ्टवेयर हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी विंध्या ग्रुप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। हम लोगों ने काम किया और बनाया। राजनीति में एक घटना घटी ऐसे कि हम हॉस्पिटल गए थे किसी को देखने। बिल्कुल सत्य घटना है, क्योंकि वो सगरा की एक महिला थी, पांडे परिवार की। तो वहाँ पे वो रो रही थी। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया। उत्सुकतावश जैसे आप हमसे पूछ रहे थे, हमने उनसे पूछ लिया। तो बोले मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और ये। तो मैंने बोला चलिए खून दिलवा देते हैं। तो उनको मैंने खून दिलवाने की व्यवस्था की। और बाद में जब आगे की बात आई तो ये हुआ कि गरीबी रेखा का कार्ड होता तो इनका इलाज जल्दी जल्दी हो जाता। तो मैंने उनसे पूछा कि माता जी आप गरीबी रेखा का कार्ड क्यों नहीं बनवा लेती। तो उनका एक शब्द था कि पैसा होता तो गरीबी रेखा का कार्ड जरूर बनवा लेता। यही वो शब्द है जो मुझे राजनीति में लेके आया। जो गरीब थी और पैसा होने की बात कर रहे हैं। हाँ, वो ये बोली कि पैसा होता तो मेरे पास गरीबी रेखा का कार्ड होता। मतलब गरीबी रेखा का कार्ड भी पैसे वालों का बनता है, न कि जो वास्तव में गरीब है उनका गरीबी रेखा का कार्ड। फिर मैंने इसमें और जब आगे अपनी रुचि दिखाई और देखा तो वास्तव में वो महिला सही थी। मैं आज भी उनसे जाके बीच बीच में मिलता हूँ। ये अच्छी बात है कि उनका बेटा एक्सीडेंट जो हुआ था वो आज भी है, तो ये ठीक है। तो राजनीति में आने का यहीं से शुरुआत हुई। फिर हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने युवाओं के लिए राजनीति में दरवाज़ा खोला।
कि नेता, उनका एक लाइन था, नेता पेट से नहीं पेटी से पैदा होगा। पेटी मतलब जनमत से पैदा होगा। तो उन्होंने युवक कांग्रेस के संगठन में चुनाव कराया, और जब युवक कांग्रेस के संगठन में चुनाव कराया, मैं उनसे मिला भी राहुल जी से। राहुल जी से इसलिए मिला कि वो राजीव जी के बेटे थे। मैं राजीव जी को दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ। मतलब ये मुझे ये माना जाए कि देश में इतना विजनरी लीडर कौन हुआ, तो नेहरू जी तो रहे, उन्होंने इस देश को बनाया, सब कुछ किया, पर जो विजन देखा राजीव जी ने, उन्होंने युवाओं के लिए जो सपने देखे, वो माने हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। ऐसा नेता नहीं हो सकता। माने अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने कहा था कि इस व्यक्ति से डरो। माने किस व्यक्ति से डरो? राजीव जी से डरो। तो राजीव जी मेरे दिल और दिमाग में थे। चूंकि कंप्यूटर की पढ़ाई किया तो मुझे ऐसा लगा कि इस देश में जो कंप्यूटर को लाने वाले व्यक्ति थे राजीव गांधी जी, तो इसलिए मैं उनसे प्रेरित होकर के, तो मुझे लगा कि राजीव जी के बेटे राहुल जी से मिलना है। तो मैं राहुल जी से जब मिलने गया तो मैं उनको बताया, 5 जुलाई सन 2010 मेरी पहली मीटिंग है। 5 जुलाई 2010 को मैं जब राहुल जी से मिला तो मैंने उनसे मेल में ही लिखा था, ईमेल किया था मिलने के लिए। हम लोग रीवा 4-5 लोग गए थे, तो यही था कि मैं राजीव जी के बेटे राहुल जी से मिलना। अच्छा, नाम राजीव जी के बेटे राहुल? हाँ, मैंने मेल में लिखा था राजीव जी के बेटे राहुल गांधी जी से अपॉइंटमेंट के लिए। तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने बाद में पूछा भी, हमने अपनी उनको पूरी कहानी बताई। उस दौरान उन्होंने कहा कि अब तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया, आप आओ, राजनीति में आओ। क्योंकि आप भी ये मानोगे, इस देश में बहुत जगह ऐसा हुआ, चूँकि देश लोकतांत्रिक है, और लोकतांत्रिक देश में अयोग्य लोग योग्य पे हावी है। अयोग्य लोग, भाई मेरा तो साफ साफ कहना है कि यदि राजनीति में योग्य लोग आएंगे तो देश का और ज़्यादा विकास होगा, समाज का और ज़्यादा विकास होगा, आपके जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा विकास होगा। क्योंकि जो अयोग्य है उसको तो अपना बस भरना है। तो योग्यता तब अच्छी होगी जब हम योग्य लोग राजनीति में आएंगे और वो सच्चे मन से अपना कार्य करेंगे, तो निश्चित तौर पे। तो फिर मैंने उनसे मिला। उसी दौरान यहाँ यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ और मैं पहला निर्वाचित रीवा विधानसभा का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तो इसका श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है, जिन्होंने दरवाज़ा खोला। और वो दिन था कि फिर मैंने राजनीति में जब कदम रखा, मेरा एक पर्सनल अपना मानना है कि यदि मैं कोई काम करूँगा तो 100% दूंगा, उसमें 99 नहीं दूंगा, 100 जो भी काम करूंगा ईमानदारी से करूंगा, ईमानदारी से किया गया कार्य। क्योंकि मेरी खुद की कोट है, मतलब मैं अक्सर पढ़ता हूं तो ये जानता हूं कि असफलता यह जाहिर करती है कि सफलता के लिए किया गया प्रयास ठीक ढंग से नहीं था। तो कम से कम जो तुम्हारा प्रयास है वो 100% होना चाहिए। आप अपने आप को बाद में न कोस सको कि यार मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए जो करो दिलेरी से करो और अच्छे से करो, समाज को देख के करो, अन्याय मत करो, न्याय के लिए काम करो। और जो हमारे युवा भटक रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं, इन सब लोगों के लिए थोड़ा सा काम करो। ये हमारी अपने आप में एक अपने आप से किया गया वादा है। फिर सफ़र ये जारी हुआ, पार्षद का सफ़र कैसे आपने तय किया, इसके बारे में थोड़ा फिर बताइए। ये तो एक बहुत फिर से एक दिलचस्प कहानी। मैं यूथ कांग्रेस के संगठन में काम कर रहा था और मेरा तकरीबन करीब युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैंने अपना नेता रीवा में सुखेंद्र सिंह बन्ना जी को माना। सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने मुझसे एक चीज़ कहा कि विनोद, हम लोग कोई नेता पुत्र नहीं है, हम लोगों को नीचे से करना पड़ेगा, नीचे से चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं 3 बार जनपद का चुनाव लड़ा, तब जाके मुझे विधानसभा टिकट मिली। ये मेरे नेता बन्ना जी ने कहा, जब मैं 3 बार जनपद का। तो आप भी विधानसभा लोकसभा के सपने देख रहे हो, अच्छी बात है, देखना चाहिए, पर चुनाव नीचे से लड़ना होगा। कुछ मानिए, उस दौरान हमारा जो जहाँ पे मेरा खुद का घर है बाडवारा, वो बाढ़ सामान्य सीट हो गई, अनारक्षित हो गई। तो उन्होंने कहा चुनाव लड़ो। मैं बोला दादा मैं चुनाव हार जाऊंगा, क्योंकि बाढ़ की तो हमने तैयारी की नहीं। और बाढ़वारा रीवा का पहला ऐसा वार्ड था जो कभी भी कांग्रेस ने जीती थी। उसका रिकॉर्ड ये था कि कांग्रेस, भाजपा यदि वहाँ 1800 वोट पाती तो कांग्रेस वहाँ 100 वोट पाती थी। भाजपा वहाँ 1700 वोट पाती तो कांग्रेस वहाँ 150 वोट पाती थी। माने जो बीजेपी और कांग्रेस के वोट का अंतर था 1500 वोट का कम से कम उस वार्ड का अंतर हुआ करता था। उस वार्ड से चुनाव लड़ना, लोगों ने कहा लड़ो। हम पहले तो मना कर रहे थे, फिर भगवान को कुछ और मंजूर था, लड़ने का प्रयास किए। और जब लड़ने का प्रयास किए तो जीवन में पहला मुकदमा भी उसी दौरान लगा। हम लोगों के बाढ़ के जितने भी लोग पोटेंशियल थे, जो चुनाव लड़ सकता था, कांग्रेस का हो बीजेपी का हो, जिसके अंदर थोड़ा सा दम था, 127 लोगों के नाम तब के पार्षद रमाशंकर गुप्ता ने कटवाया था। उस दौरान वो पार्षद थे, MIC के सदस्य थे, उन्होंने हम लोगों के नाम कटवा दिए साजिशन।
तो हमने जब वो नाम जुड़वाने का तहसीलदार के पास गए तो ये हो गया कि हमने तहसीलदार को मारा। मुकदमा उसका भी चला, बाद में अभी मैं बरी हुआ कि मैंने तहसीलदार को नहीं मारा। एक अन्याय के लिए लड़ाई लड़ा था, हाथ टाक हो गई थी, पर इतना तो जानता हूं मारूंगा क्यों। पर उन्होंने तहसीलदार से ये कहलवाया कि हमने उनको मारा। मुकदमा भी जाकर के हम लोग बाइज्जत बरी हुए। पर ये मैं बताना चाहता हूं कि वो 127 जिनके नाम कटे थे तो घर में बैठा के सबके नाम जुड़वाया वापस, और सारे के सारे नाम वो जुड़े। वो एक घटना घटी, फिर हम चुनाव लड़े, और जब चुनाव लड़ी गए तो जनता के सहयोग से, बजरंगबली के सहयोग से चुनाव जीत गए। ऐसा क्या आपने अलग किया? जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी की ही सीट आती थी, उसमें बीजेपी के पार्षद रहते थे, आप कांग्रेस से थे, तो ऐसा क्या मुद्दा लेके आप गए अपने वार्ड में? क्या ऐसा प्रभावित, आप क्या प्रभाव डाले कि आप जीत गए अचानक? 1500 की बहुत बड़ी वोट होती है, तो आपने कैसा क्या कुछ किया? देखिए, मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं, मैंने लोगों से एक चीज कहा कि आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं काम करूंगा, घर का बच्चा हूं, सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है राज। तो उन लोगों ने जब ये देखा कि जब ये आत्मसम्मान के लिए तहसीलदार से भिड़ सकता है, तो ऐसा उन लोगों को लगा, और लोगों ने वास्तव में मोटिवेट होकर के सब लोगों ने ताकत से हमको वोट किया, और वो वार्ड पहली बार कांग्रेस चुनाव जीती। ये एक रिकॉर्ड ही था। और चुनाव जीतने के बाद हमने 5 साल उस वार्ड में ऐतिहासिक कार्य किए, और उस वार्ड के साथ साथ पूरे रीवा नगर निगम में काम किए। और उसी दौरान एक संकल्प बना लिया था कि अगली बार जब रीवा का महापौर होगा तो रिमोट महापौर नहीं होगा, कांग्रेस का महापौर बैठेगा। तो उसमें हम सबका भी योगदान रहा कि हम लोग वार्ड हर जगह पे पूरा काम करें। तब जा करके जब 5, 7, 8 साल बाद चुनाव हुए, चूंकि बीच में 2-3 साल कोरोना खा गया, तो जब चुनाव हुआ तो आपने देखा कि उसका भी परिणाम था। मेरा पहले दिन से वो था कि रीवा में अगला महापौर कांग्रेस का होगा, और कांग्रेस का महापौर बना, कांग्रेस का महापौर बना। तो इसमें सबका, जो हम लोग वहाँ में 2-4 लोग लड़ने वाले, जो भ्रष्टाचार होते थे उसको उजागर करने वाले, नगर निगम भ्रष्टाचार ना हो, मतलब कि ना होने पाए, कई वहाँ टेंडर फिक्सिंग हो जाते थे, माने काम हो जाते थे और टेंडर बाद में निकलते थे, उन सबको उजागर करने का भी प्रयास किया। 2 बार नगर पालिक निगम रीवा में जब मैं नहीं पार्षद था, वहाँ एक लेखा समिति होती है, लेखा समिति का चुनाव नहीं हो रहा था, 2 पंचवर्षीय चुनाव नहीं हुआ, और यही जो रीवा के ढिढोरा विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला बनते, उन्होंने नहीं करने दिया। हमने अंतिम दम तक लड़ाई लड़के उस पंचवर्षीय में लेखा समिति ही बनवा डाली। उसका मैं सदस्य भी बना लेखा समिति का। लेखा समिति नगर पालिक निगम रीवा की एक वित्तीय अनियमितता जांचने के लिए सबसे बड़ी समिति होती है। तो 2 पंचवर्षीय क्यों नहीं बनी? फिर उसको लड़के हमने लेखा समिति का चुनाव करवाया, और ये मतलब जब ये बोला, मैंने धरना दिए, सब कुछ किया, और अंतिम ये बोला कमिश्नर साहब मैं आपको कोर्ट घसीटूंगा, तब जाकर लेखा समिति का चुनाव हुआ था। तो लड़ाई तो इस तरह से चलती रही। अच्छा, आपने वार्ड में आपने युवाओं के लिए क्या किया, थोड़ा उनके इसके बारे में बताइए। देखिए, वार्ड के युवाओं के लिए सबसे पहले किया, भैया नशा मत करो, नशा से दूर रहो। नशा नाश करता है, सपने नहीं देखने देता। मैं किसी से भी बोलूंगा, यदि सपोज आप हमारे साथ बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि आप नशा नहीं करते। जो व्यक्ति नशाखोरी में है, आपको मैं बताऊं, बड़ा दुर्भाग्य है इस रीवा का कि कोरेक्स की राजधानी बन गया। रीवा में भारत की सबसे ज्यादा कोरेक्स कहां बेची जाती है? रीवा में। किसके सह से बेची जाती है? हम तो विपक्ष में हैं। यदि हमारे सह से बेची जाती हो तो विनोद शर्मा को फांसी चढ़ा दो। अदरवाइज उस व्यक्ति का नाम बताओ कि रीवा में इतनी ज्यादा कोरेक्स किसके इशारे से बेची जाती है? सारे मीठ गप गप पूरे काम राजेंद्र शुक्ला जी से लेते हैं, तो फिर कोरेक्स का श्रेय कौन लेगा? कोरेक्स का श्रेय वो किसी और को दे देंगे। रीवा में यदि कोरेक्स इतनी ज्यादा बिक रही है तो राजेंद्र शुक्ला जी उसके 100% संरक्षण में बिक रही है, नहीं तो ना बिकती। यदि हम होते उस जगह पे तो हम कोरेक्स ना बिकने देते। ये एक प्रण लेना पड़ेगा। तो युवाओं को बोला कि देखो भैया, नशा से दूर रहो, अपने सपने देखो, प्राइवेट जॉब करो। हमने कई लोगों को छोटी छोटी, माने ये भी कह सकते हैं नहीं कि गोमती तक खुलवाई कि भैया गोमती खोल लो, दुकान चलाओ। कम से कम शाम को जब अपने घर जाओगे तो सम्मान से तो जाओगे कि हमने अपने मेहनत से 2 वक्त की रोटी जो तुम खा रहे हो अपने मेहनत से खा रहे हो। ऐसे ही हमने यूथ को वहाँ जोड़ करके जो जिस लायक था, अब बहुत सारी चीज मैंने उनकी बाहर कहीं गुड़गांव में, कहीं हैदराबाद में, कहीं मंडीदीप में लोगों को जॉब भी लगवाई, और वो सब लड़के कहीं ना कहीं इधर उधर जॉब कर रहे हैं। जब कोई चुनाव होता है तो सब अपने अपना पैसा लगा के वापिस आ जाते हैं और हमारे लिए काम करते हैं। उसी का परिणाम रहा इस बार जब सीट आरक्षित हो गई, हमको दूसरे वार्ड में जाना पड़ा चुनाव। हालांकि मैं पार्षद का नहीं लड़ना चाहता था, उस समय मेयर का चल रहा था, पर सीट एक ही होती है। उनको बड़े भाई थे, उनको टिकट मिल गई, तो उस समय नहीं, पर अचानक से युवक नहीं लड़ना ही पड़ेगा।
तो घर से चुनाव लड़ाना पड़ा। और दूसरे वार्ड में जाके रीवा में इस बार एक नया रिकॉर्ड बना है कि जो व्यक्ति वार्ड बदला वो सब हार गए, चाहे वो बीजेपी के रहे हो, चाहे कांग्रेस के रहे हो, चाहे निर्दलीय रहे हो। इकलौता व्यक्ति है जो वार्ड भी बदला और चुनाव जीता, और एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीता, इकलौता व्यक्ति। अच्छा, ये जो अभी आप देख रहे होंगे पटवारी का घोटाला, बहुत युवा जो हमारे हैं तो बहुत उग्र आंदोलन किए, हर क्षेत्र में, हर शहर में कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो व्यापम है। शिवराज सिंह चौहान व्यापम का दूसरा नाम। शिवराज सिंह चौहान जी के रहते युवाओं के साथ ऐसे, आप ये देखे होंगे कि ब्राह्मण है, आदिवासी सीट से उसका हो रहा है, एक ही घर से 14 लोगों के हो रहे हैं। जो टॉपर है, जिसने टॉप किया पटवारी, उसको ये नहीं पता कि जिला क्या होता है। जो ये आया है ना इंटरव्यू हुआ, आप ही जैसा पत्रकार कोई गया वहां, कोई जो, तो उसको यही नहीं पता, वो बोलते हैं अच्छा संभाग क्या होता है, नर्मदापुरम कहाँ संभाग है। तो ये जो पटवारी इस प्रकार से, ये केवल और केवल मध्य प्रदेश के हमारे जो होनहार बच्चे हैं, उनके सपनों को इस प्रकार से रौदा शिवराज ने पैसे के दम पे 15-15 लाख 20-20 लाख लेकर के, इसका पाप उनको इतना भयानक भोगना पड़ेगा। आपको तो यार 18 में तो कांग्रेस की सरकार बन गई थी, फिर इन्होंने जैसे व्यापम इसमें नौकरी में करवाते थे, वैसे इन्होंने सत्ता में करवा दिया। हमारे 20-22 विधायकों को तोड़ ले गए, 50। आज अब तो भाजपा के लोग बताते हैं कि एक विधायक को 50-50 करोड़ मिले। अभी ग्वालियर के एक पार्षद हैं बीजेपी के, उन्होंने कोर्ट में हलफनामा देके कहा कि एक सिंधिया जी का कोई विधायक है, ऐसे नाम आया, सज्जी जत्ती कुछ नाम था, उसको 50 करोड़ रुपए में इन लोगों ने खरीदा। एक एक विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए में खरीदेंगे तो ये व्यापम एक नहीं, दो नहीं, 10 करेंगे, पर इसका पाप भोगना पड़ेगा। आने वाला जो नवंबर का चुनाव है, चुनाव होगा तभी तो जनता, कोई ऐसे तो दंड देगी नहीं कि उनको तलवार लेके दौड़ पड़ेगी। लोकतंत्र में दंड देने की प्रक्रिया केवल और केवल बैलेट पेपर से है। पहले बैलेट पेपर से होता था, अब बुलेट से, ईवीएम मशीन से होती है। तो ईवीएम जैसे बटन दबेगी तो शिवराज सिंह चौहान का तो जेल जाना तय है। जेल जाए या उनकी क्या दुर्गति होगी, मध्य प्रदेश का जो युवा है, स्वाभिमानी युवा है, वो क्या उनकी दुर्गत करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर ये बहुत बड़ा घोटाला है। अच्छा, आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, उसमें आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है? एक तैयारी है, सिर्फ प्रत्याशी मत देखना, हाथ का पंजा देखना। कोई भी हो सकता है प्रत्याशी, हम भी हो सकते हैं, टिकट तो एक ही होती है या दूसरे कोई हो सकते हैं। हम लोगों ने इस बार तय किया है, ठान लिया है कि केवल और केवल पंजा निशान। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस दिन रिजल्ट खुलेगा उस दिन मैं बताऊंगा। इस रीवा विधानसभा में खास तौर पे यहाँ पे तो 100% कांग्रेस जीत रही है, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हाल हाल में बन के रहेगी, उसमें कोई इस बार रोक नहीं सकता। महंगाई जैसे प्रमुख मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई जैसे प्रमुख मुद्दे में एक ही चीज बोलूंगा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई भाजपाइयों के लिए डायन थी, जैसे अभी और आज उनकी प्रेमिका बन गई है महंगाई। जी बताइए। जैसे अभी दिल्ली से एक वीडियो वायरल हुआ है, ललन टॉप चैनल है, न्यूज चैनल, हाँ। उसमें एक टमाटर लेने सब्जी वाला जाता है तो रो रहा है। अभी राहुल गांधी सर्वे करने भी कल गए थे, तो उसमें आप क्या कहेंगे? टमाटर जैसे रीवा में बहुत महंगा है, 150-200 मिल रहा है। देखिए, कल राहुल गांधी जी भारत देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, फल मंडी में गए थे। अभी बीच में वो ट्रक वालों की समस्या जानने गए, उसके पहले वो जो 2 व्हीलर्स मैकेनिक हैं उनके पास गए। राहुल जी तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने देश को जो जानने का काम किया है कि आपकी समस्या क्या है, आपकी समस्या क्या है, वो यह जानने का कि वास्तव में ये भारत है क्या हमारा। पहले तो मतलब तो एक एक चीज को, इसके लिए कहीं ना कहीं उससे उन्होंने देश को जोड़ा। उन्होंने बोला कि नफरत का बाजार अब नहीं चलेगा, अब तो प्यार की मोहब्बत की दुकान खुलेगी। दुकान का मतलब कि आपस का भाईचारा बढ़े। दुकान का कोई मतलब नहीं कि मोहब्बत की दुकान माने कोई हम शोरूम डाल रहे हैं। प्यार में, आपस में जो ये भाईचारा बढ़ेगा, इससे क्या होगा, हम लोग एकता की ये बताइए, कोई भी व्यक्ति एक खून दूसरा खून निकाल के बोलो किस जाति और धर्म का है। इस देश को, जिसमें हम ये कहते थे, हमारा ये नारा था कि बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं, उन विविधता में भी भारत देश इकलौता देश है जहां एकता है। उस एकता को तुमने खंडित कर डाला। मणिपुर का मां बोलने को तैयार नहीं हो। जब मोदी जी से 70-80 दिन बाद बोलते हैं तो राजस्थान बोलने लगते हैं। अरे भैया, तुम राजस्थान भी बोलो, तुम भारत देश के प्रधानमंत्री हो, तुम इकलौते गुजरात
प्रदेश बस के मुख्य प्रधानमंत्री बन के मत रहो, पर तुम जो भारत देश में समस्याएं हैं उन समस्याओं को तो देखो। केवल उनको केवल अडानी की समस्या दिखती है कि अडानी का नुकसान कितना हो गया, अंबानी कितने घाटे में चला गया, जो विजय माल्या भाग गया उसका जब फोन आता होगा, साहब बोलते हैं भैया कोई बात नहीं तेरी व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने गरीब गुरुआ के लिए किया क्या? जिस महंगाई की बात करते थे, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ पहुँच गया, सिलेंडर कहाँ पहुँच गया। आप तो युवा साथी हो मेरे भाई, उन्होंने बोला था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, वो 2 करोड़ रोजगार दे दिए। 2 करोड़ यदि उन्होंने, उनका भी 9 साल होने वाला है ना, 10 साल हो जाएंगे, 2 करोड़ पूरे 10 साल में रोजगार नहीं दे पाए। उन्होंने तो आर्मी जैसी जगह पे उन्होंने एक नई स्कीम ला दी, अग्निवीर ला दी। 2 घोषणावीर व्यक्ति है, अग्निवीर है न लाएगा है? वो देश को जितना, लोकतंत्र को जितना बर्बाद करना था, कुचलना था, वो सब कुचल उचल चुके। अब देखिए मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, देश सच्चाई पे जान चुका है। वो धर्म का अफीम सुंघाने निकले थे इस भारतवर्ष को। हालांकि उन्होंने बोला था कि जो 70 साल में नहीं मैं वो करके दूंगा। क्या करके दूंगा? यही सब, नफरत का वातावरण पैदा कर दूंगा, भाई से भाई को लड़ा दूंगा। उन्होंने जितना हो सका तो किया। उन्होंने सोचो, भाई से भाई की बात करते उन्होंने बेटी और माँ को लड़ा दिया। मत रीवा के बगल में एक मिर्जापुर जिला है, वहां सोनेलाल पटेल अपना दल बनाए थे। उनकी बेटी है अनुप्रिया पटेल, अनुप्रिया पटेल की माँ और बहन, बेटी की लड़ाई करा दिए, बहन बहन की लड़ाई करा दिए। तो इस तरह के इस ढांचे से वो लोग बने हैं। तो मैं, मेरे मित्र निशांत, मैं इतना कहूँगा कि देश सच्चाई जान चुका है और सच्चाई के साथ हमारे भारत देश का हर युवा खड़ा होगा, प्रदेश का युवा खड़ा होगा और जिले का युवा खड़ा होगा। ये मेरी अपील भी है और मुझे पूर्ण विश्वास भी है। रीवा में आए दिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में प्रशासन के खिलाफ क्या कहना चाहते हैं? जैसे अभी तुरंत कल ही की घटना देख लीजिए, देव तालाब में करंट लगने से कितने क्षतिग्रस्त हो गए हैं लोग, इसके बारे में बताइए। हमारे नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना जी को जैसे ही पता चला तत्काल वहाँ पहुँचे। ये तो भगवान का शुक्र है कि सावन का महीना चल रहा, सोमवार का दिन था, कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। शासन पूरी तरह से लूटने में उतारू है भाई। वो पूरी तरह से किस प्रकार से, जो 2-4 बजे चली चला का वेला है, चली चला के वेला में ये रहता है कि हो गया, जाते जाते कितना और लूट ले। वो जान रहे हैं कि हम जा रहे हैं, वो ये जान रहे हैं कि मुझे जाना है, और कहीं जनता जूते लेके न मारे उनको। वो अंतिम पड़ाव में है, उनको पता है कि अब तो हमको प्रदेश की जनता उनके सारे के सारे पाप जान चुकी है। अब उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। मैं कहता हूं कि किस मुंह से तुम जनता के पास जाओगे? कोई एक वो तो होना चाहिए कि हम कहते हैं हम चलो। और कहीं रीवा के युवाओं के लिए राजेंद्र शुक्ला जी ने क्या किया? अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, ये बोलते हैं। मैं कहता हूँ निशांत, मेरे साथ स्कूटी में बैठो और चलो अपन रीवा घूमते हैं। एक भी मोहल्ला बजा रहा पूरा रीवा, उनके घर के बगल में सुअर लौट रही है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अपनी उपलब्धि मानते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो देखो, ये सब एक प्रक्रिया है। पहले घर दीवार कच्ची मान जो गांव की मिट्टी उससे बनते थे, फिर बाद में और थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता गया। फिर पुताई छुई से होती थी, फिर चूना से होने लगी, फिर डिस्टेम्पर्स, अब पीओपी होने लगी। ये सब एक माध्यम है। पहले पत्रकारिता आप देखो कैसे होती थी, कलम और वो सब। आज ये हाईटेक जमाना आ गया। तो ये उपलब्धि नहीं है, ये प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अपने छाती मत। वही तो मैं बोलता हूं, तुम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का श्रेय लेते हो तो रीवा में बिकने वाली कोरेक्स का भी श्रेय ले लो, रीवा में आए दिन होने वाले मर्डर का भी श्रेय ले लो, रीवा में आए दिन होने वाली चैन स्नैचिंग का भी श्रेय ले लो। रीवा में आए दिन जिस प्रकार से हमारा हर व्यक्ति परेशान है। आप तो जाते होंगे कलेक्ट्रेट, पुलिस विभाग, हॉस्पिटल चले जाओ। आप अभी जो घटना घटी जिसमें टीआई को एसआई ने मारा, 20 साल में रीवा में एक डॉक्टर नहीं था, बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़ गया। संजय गांधी में एडमिट नहीं कराए, वो तो प्राइवेट अस्पताल था। और तो छोड़ो, जब पिछली बार कोरोना हुआ तो उन्होंने पोस्ट डाली कि मुझे कोरोना हो गया, और कोरोना में तुम संजय गांधी में एडमिट नहीं हुए, चिरायू भाग गए। मतलब उनको पता है कि हमने जो रीवा की व्यवस्था दी है यहां तो राम भरोसे है। तो अपनी चीज वो ये बताएं कि उन्होंने क्या, उन्होंने जमीन लूटी है, सरकारी जमीन लूट के समदड़िया को दे दी। अभी वो लक्ष्मण बाग ट्रस्ट में महंत जी मर गए। वो सोचो, लक्ष्मण बाग के महंत, जाना तो एक दिन सबको है, तो दूसरी व्यवस्था लगा रहे हैं। अरे यार, वहां लक्ष्मण बाग की परंपरा के अनुसार वहां मंत्र, जानते हो क्यों? क्योंकि जिससे वहां की जमीन वो खुर्द बुर्द कर सके, बद्रीनाथ तक की जमीन बेच डाले। इसका जो पाप है वो यहीं पड़ेगा।
हम तो आपके चैनल के माध्यम से राजेंद्र शुक्ला जी को बोलता हूं, सिविल इंजीनियर के रूप असली व्यापम वो भी है, वो सिविल इंजीनियर है कि नहीं है? बजा रहा पूरा चारों तरफ रीवा। फ्लाईओवर बनाते हो, फ्लाईओवर से तुम ठेकेदारी करते हो, ठेकेदार हो तुम, उसी में कमीशन सेट है। बाकी तो यदि तुम चाहते तो रीवा का हर वार्ड सुंदर रीवा हो जाता। इंदौर को ही, मध्य प्रदेश में इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिलता है, भोपाल को अवार्ड मिलता है, रीवा को क्यों नहीं मिलता भैया? 500 से नीचे चला गया, किसका श्रेय है, किसकी देन है? सिविल इंजीनियर जैसा विधायक, उसको तो चाहिए था रीवा चमाचम कर देता, पर उनके मन में विजन नहीं था। विजन उनके मन में था पैसा कमाने का, विजन उनके मन में था रीवा को बेच देने का, विजन उनके मन में था रीवा को कोरेक्स पिलाने का। तो जो काम उनके मन में था उन्होंने किया। अब ये जनता न जान पाए अलग बात है, पर उनके मन में जो था, रीवा को उन्होंने अंधाधुंध कोरेक्स पिलाई। रीवा का हर दूसरा युवा कोरेक्स पी रहा। कौन लेगा इसका जिम्मेदार, कौन श्रेय है? अपने बेटे को तो विदेश में पढ़ा रहे हो। रीवा में एक भी ऐसी स्कूल बनाया जिसमें अच्छी स्कूल बना करके रीवा अभी आपको हाल में मजाक बताएं, सीएम राइजिंग स्कूल खुली है, एक स्कूल थी पीके, उसको भी ले डाला। अरे सीएम राइजिंग कहीं नहीं बना देते, पीके को तो बची रहने देते, वहां पे लड़कियां पढ़ रही थी तो उसका नाम सीएम राइजिंग कर दिया और पीके को भी नष्ट कर डाला। दुर्भाग्य यह है कि वो भी उसी स्कूल में पहले बीच में कभी पढ़े थे, तो उनको तो कुछ ज्ञान नहीं है ना उसका ध्यान है। यही राजेंद्र शुक्ला जी का विकास है। अच्छा भैया, ये जो मध्य प्रदेश में ये बुलडोजर की सभ्यता आई है, अपराधियों का घर गिराया जा रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? ये न्याय संगत है, उचित है या अनुचित है? देखिए, देश लोकतांत्रिक देश है, अपराधी किसी का बाप नहीं होता, अपराधी कोई भी हो सकता है। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग बैठते हैं, क्या अपन सबको चिन्हित करके जानते हैं कौन क्या है? तो अपराधी कोई भी हो सकता है। इन्होंने उत्तर प्रदेश का मॉडल यहाँ लगाने का प्रयास किया है, तो वहाँ तो हिंदू और मुस्लिम हो जाता है। ये वो प्रदेश नहीं है। और किसी का भी घर, जब चलो घर गिरा दो, अच्छी बात है, घर वो बनने किसने दिया? अवैध घर तो इंजीनियर ने बनने, नगर निगम क्षेत्र में बना हो तो इंजीनियर भी दोषी होगा, तो उस इंजीनियर को क्यों सस्पेंड नहीं करते जो जिस इंजीनियर के रहते वो अवैध निर्माण बन गया? और बाद में किसी का भी बना बनाया, वो अपराधी तो उसके पास अपराध के अलावा कुछ तो रहेगा नहीं, तो वो तो घर बनाया ना रहा होगा। किसी के बाप माता पिता ने मेहनत करके खून पसीने से घर बनाया होगा, तो फिर तुम उसको गिराने लगते हो। तो मैं इस प्रक्रिया के व्यक्तिगत मैं खिलाफ हूँ। लोकतांत्रिक देश है, कानून व्यवस्था है, न्यायालय है, न्यायालय जो सजा दे उसको वैसा काम करना चाहिए। मैं किसी के अपराधी के पक्ष में नहीं हूँ, अपराधी को जितना दंड दे सको तो दो, पर यह प्रक्रिया खिलाफ है। और दूसरा, जो अपराध घट रहे हैं, पिस्टल कहाँ से आ रही हैं? तो हेलमेट की चेकिंग, बस ये केवल माल उगाही मत करो। यहाँ जहाँ से पिस्टल पकड़ी जाती हैं, फिर ये पिस्टल का जहाँ जखीरा है वहाँ तक पुलिस क्यों नहीं पहुँच पाती? ये पिस्टल आती कहाँ से है? कितने पिस्टल रीवा में हम तो देख रहे हैं, लगातार हर महीने तो मर्डर होते हैं। जब पिस्टल पकड़ी जाती हैं तो ये जखीरा तक क्यों नहीं पहुँच पाते? इसका मतलब है कहीं ना कहीं सेटिंग है, और ये सब लिप्त है। मैं इतने कहूँगा, ये मेरे नज़रिए से सही नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद हमारे साथ थे और क्या क्या युवाओं के लिए अपने विचार हमारे साथ साझा किए हैं। इसमें कितनी सत्यता है, अब खुद ये वीडियो देखिए और एक बार अंदर से सोच के बताइएगा इनकी बातों में क्या सत्यता है और क्या झूठ है।